नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। एक लाइक थम्स अप ज़रूर करें आप, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बिना देर किए जो कल मैंने वीडियो डाला था उसका अगला भाग ये है, राजस्थान के भौतिक भूभाग। प्राक ऐतिहासिक काल में विश्व दो भूखंडों में विभक्त था। प्राक ऐतिहासिक काल में विश्व कितने भूखंडों में विभक्त था? दो भूखंडों में। एक का नाम अंगारा लैंड और एक का नाम गोंडवाना लैंड। दोनों भूखंडों के मध्य 33 सागर जो आज थार का मरुस्थल इसी का भाग है का विस्तार था। अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो। समझने की क्या ज़रूरत है कि ये मान लो ये एक हिस्सा है और एक हिस्सा ये है। इसको तो बोलते हैं अंगारा लैंड, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो जगह है यहाँ पर था 33 सागर। तो जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इनके बीच में 33 सागर था। वो किसके रूप में परिवर्तित हो गया? थार के मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गया, थार का रेगिस्तान बन गया। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो थार का रेगिस्तान है ये किसका अवशेष है या किसका रूप परिवर्तित किए हुए, तो 33 सागर का भाग है। ये किसका भाग है? 33 सागर का। और आपको ध्यान रखना है, जो अरावली पर्वतमाला है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है राजस्थान के अंदर, वो गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, गोंडवाना लैंड उसका हिस्सा है। तो आपको मिलान करने में पूछ सकते हैं कि कौन तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कौन 33 सागर का हिस्सा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और जो थार का रेगिस्तान है वो 33 सागर का हिस्सा है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। डॉक्टर H.S. शर्मा के अनुसार राजस्थान अति प्राचीन आर्कियन चट्टानों युक्त है। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड से संबंधित प्री कैम्ब्रियन युगीन भूखंडों का अवशिष्ट भाग है। ये इतनी गहराई से नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक औपचारिकता है अपनी पढ़ने की, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। जुरेसिक काल में, क्योंकि आगे आने वाली है इंपॉर्टेंट बात, जुरेसिक काल में पश्चिमी राजस्थान के विस्तृत भाग पर 33 सागर था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर आदि खारे पानी की झीलें 33 सागर के ही अवशेष हैं। पूरा रेगिस्तान और जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किसका हिस्सा है? 33 सागर का हिस्सा है। ये ज़रूर सवाल बनता है, 33 सागर का जो अवशेष हैं वो इसी का अवशेष है। जो जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं और थार का मरुस्थल है वो। प्लीस्टोसीन काल में इसी सागर के स्थान पर मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जुरेसिक काल में तो क्या था? 33 सागर था, और प्लीस्टोसीन काल में वही 33 सागर किसके रूप में परिवर्तित हो गया? थार के रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गया। और और बहुत सारी झीलें बन गई छोटी छोटी, जो इसी का अवशेष है 33 सागर का। तो समझ में आ गया। बात नंबर 1, अगर राजस्थान का नक्शे की अगर हम बात करें, अगर राजस्थान का अगर नक्शा इसको माने अपन, एक बार दोबारा से बना देता हूँ मैं। अगर राजस्थान का नक्शा अपन इसको माने, अगर इसको राजस्थान का नक्शा माने, अगर राजस्थान का नक्शा इसको माने, तो इसमें अरावली पर्वतमाला यहाँ पर विस्तृत है और यहाँ पर है थार का रेगिस्तान। तो थार का जो रेगिस्तान है और इसमें जितनी भी झीलें हैं वो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। और ये अरावली पर्वतमाला ये है गोंडवाना लैंड का। मैंने दो हिस्से बताए, एक तो ऊपर वाला अंगारा लैंड और एक नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया अरावली पर्वतमाला, और बीच में 33 सागर था। 33 सागर का अवशेष हो गया ये थार का मरुस्थल, और अरावली पर्वतमाला हो गया गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये वाला हिस्सा, ये भी किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। तो आपको मैंने बता दिया गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से? अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और थार का मरुस्थल और उसमें बनी झीलें 33 सागर का अवशेष है। ये मिलान करने में प्रश्न पूछा जाता है, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर V.C. मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया। मिश्रा ने राजस्थान को 7
भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। ये एक फैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इसको रटना है। रटना क्या है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका आंसर निकल के आएगा प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। किस पुस्तक में किया है, राजस्थान का भूगोल। मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक तो भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण करने वाले कौन थे, तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा। किस पुस्तक में किया, तो राजस्थान का भूगोल में किया। और कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में बांटा। इसको अच्छे से कर लेना। 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने भारत का प्रादेशिकरण करते हुए अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, 1971 की बात है। इंडियन रीजनल ज्योग्राफी में राजस्थान को 2 वृहद प्रदेशों में, एक तो राजस्थान व राजस्थान पठार में विभाजित करते हुए इनके 4 उप प्रदेश व 12 लघु प्रदेशों का विवरण दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रामलोचन सिंह ने क्या किया, राजस्थान को 2 वृहद भागों में बांटा, एक तो राजस्थान और एक राजस्थान का पठार, और उनको कितने 4 उप भागों में, उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों का विवरण दिया। तो उनको वापस किस में बांटा, 4 तो उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों का विवरण दिया। ये अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। इन दोनों ने क्या कहा, रामलोचन सिंह और एक आपके प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। अब हम मुख्यतः बात करते हैं प्राकृतिक विविधताओं एवं धरातलीय विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को मुख्यतः 4 भूभागों में बांटा जा सकता है। अब ये यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। इसको बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। राजस्थान सबसे पहला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में लगभग 61.11%, लगभग 2/3, दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं आपको, 2/3 भी मिल सकता है और लगभग 61.11% ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, भाग पर विस्तृत है। कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये कितने प्रतिशत भाग पर है, 61.11% या 2/3 भाग पर। इस क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ढाल उत्तर से यानी हनुमानगढ़ गंगानगर से नीचे दक्षिण की ओर बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ, और पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर का मतलब जैसलमेर से आप किस साइड आओगे, अजमेर की तरफ आओगे, तो इस साइड इसका ढाल है। ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये होता है कि किसी पर्वत विशेष के कारण अगर उस भूभाग में वर्षा नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो अरावली पर्वतमाला के कारण इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वर्षा नहीं होती है, इसीलिए ये इसका क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। इस प्रदेश का पूर्वी भाग मारवाड़ तथा पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान कहलाता है। अभी नक्शा भी आएगा आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं, हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में बांटा, उसमें से भाग पहला पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में सामान्य जानकारी। अब उसमें विशेष बात है, थार का मरुस्थल उसमें फैला हुआ है, तो हम थार के मरुस्थल की प्रॉपर बात करने वाले हैं। थार के मरुस्थल की, इसका विस्तार पाकिस्तान और भारत यानी 2 देशों में है। अब भारत में कहाँ है, राजस्थान व गुजरात के मध्य, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है, यानी ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल जो था उसी का पूर्वी भाग क्या है, थार का मरुस्थल है। राजस्थान में संपूर्ण थार का 58% भाग है। संपूर्ण जो थार का मरुस्थल है उसका 58% भाग कहाँ है, राजस्थान में, अकेले राजस्थान में। अब भारत की बात करें, पहले तो हमने संपूर्ण मरुस्थल की बात करी थी, उसका 58% है। अब भारत में जो फैला हुआ है उसका कितना प्रतिशत है, तो भारत के संपूर्ण मरुस्थल का लगभग 3/4 मरुस्थल विस्तृत है। 3/4 का मतलब लगभग 75% भारत में जो मरुस्थल फैला उसका 75% कहाँ है, राजस्थान में है। इसे भारत के विशाल मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। ये
विश्व का सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या अगर रहती है किसी मरुस्थल में विश्व में तो वो है राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो। और सर्वाधिक जैव विविधता भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, थार के मरुस्थल में मिलेगी। 644 किलोमीटर लंबा और 360 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है जो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये आंकड़ा याद कर लेना आप, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर को मरुस्थलीय माना है। तो ये 12 जिले क्या है, पूर्णतः मरुस्थल है। जबकि मरुस्थलीय 12 जिलों के अतिरिक्त अजमेर और जयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग भी इसी प्रदेश में आता है। अर्थात अजमेर और जयपुर का कुछ भाग मरुस्थलीय है, बाकी भाग मरुस्थलीय नहीं है, लेकिन 12 जिले तो पूर्णतः मरुस्थलीय हैं। इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है, किसके अनुसार, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग मरुस्थल को भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को जो भाग 1 नंबर हम पढ़ रहे हैं उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, वापस 2 भागों में। यानी ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग हो गया, इसके 2 भाग हो गए। भाग नंबर 1 शुष्क मरुस्थल और भाग नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो पहले हम शुष्क मरुस्थल की बात करेंगे हम। इसमें बालू रेत की अधिकता है। स्थानीय भाषा में ये थली रेत ही रेत। तो आपको ध्यान रखना है कि शुष्क मरुस्थल जो जिसमें बालू रेत की अधिकता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, थली कहते हैं। यानी थली का मतलब रेत ही रेत जहाँ है, तो थली नाम याद रखना। स्थानीय भाषा में नाम किसका है, शुष्क मरुस्थल का स्थानीय भाषा में क्या नाम है, थली। विख्यात है, इसी मरुस्थल में वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की ओर गति मंद पड़ने के कारण छोड़ दिए जाने से दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से बने गर्त ढांड कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ढांड क्या है, जो वायु की रगड़ से जो मरुस्थल के जो टीले होते हैं उनमें गड्ढा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ढांड कहते हैं। ढांड, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायु की रगड़ से बने गर्त क्या कहलाते हैं, ढांड कहलाते हैं। मरुस्थलीय इलाकों में विशेषकर उत्तरी जैसलमेर में गर्त निम्न भूमि में पानी भर जाने से निम्न कगार वाली अस्थायी प्लाया झीलों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो गर्त बन जाते हैं, अगर उन गर्तों के अंदर पानी भर जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, प्लाया झीलें कहलाती हैं। और प्लाया झीलें एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। प्लाया झीलों की सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, जैसलमेर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाया झीलें सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर में। देखो वायु की रगड़ से क्या बना, ढांड बना, और ढांड के अंदर अगर पानी भर गया, निम्न गर्त में पानी भर गया तो वो क्या बन जाती है, प्लाया झील बन जाती है। रेगिस्तानी इलाकों के गर्तों में बनी अस्थायी झीलों के पानी को संरक्षित करने का तरीका क्या है, खड़ीन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खड़ीन क्या है, रेगिस्तानी इलाकों के गर्तों में बनी अस्थायी झीलों में पानी को संरक्षित करने का एक तरीका है। यानी पानी संरक्षण की एक विधि का नाम क्या है, खड़ीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है खड़ीन। धरातलीय विविधताओं के आधार पर शुष्क मरुस्थल के 3 भागों में बांटा जा सकता है। वापस धरातलीय मरुस्थल को कितने, शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है, हम पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भाग नंबर 1। उसके 2 भाग मैंने बताए, एक शुष्क भाग, एक अर्धशुष्क भाग। अभी हम शुष्क भाग पढ़ रहे हैं। शुष्क भाग को पुणे कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। महान मरुस्थल, फिर पथरीला मरुस्थल और फिर मिश्रित मरुस्थल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कंफ्यूज मत होना। सबसे ऊपर क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके 2 हिस्से, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। अभी हम केवल शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं और उसके कितने भाग हैं, 3 भाग है। महान मरुस्थल,
पथरीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। अब उसमें से भी हम पहले महान मरुस्थल पर चर्चा करेंगे। महान मरुस्थल भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे बालू का स्तूपों से आच्छादित प्रदेश, इसमें सर्वत्र रेत का कणों का फैलाव पाया जाता है। इस प्रकार के मरुस्थल को स्थानीय भाषा में ईर्ग कहते हैं। महान मरुस्थल या रेतीला मरुस्थल जो है, यहाँ पर क्या है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, ईर्ग कहा जाता है, ईर्ग रूप में जाना जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाया जाता है। बालू का स्तूपों से आच्छादित इस क्षेत्र में मुख्यतः निम्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस महान मरुस्थल या रेतीले मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में ईर्ग कहते हैं। ये सवाल बन सकता है। अब यहाँ पर जो ये महान मरुस्थल रेतीला मरुस्थल है, इसके अंदर बहुत सारे बालू का स्तूप का मतलब हो गए बालू के टीले बनते हैं। उन बालू के टीलों का प्रकार है, अलग अलग प्रकार के बालू के टीले बनते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताइए अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप किस प्रकार के होते हैं। तो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। इन टीलों का विस्तार जैसलमेर के दक्षिणी, पश्चिमी और जोधपुर एवं बाड़मेर में मिलता है। यानी पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले जो टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप कहलाते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है। इस प्रकार के टीले क्या कहलाते हैं, जो पवनों की दिशा में ही बनते हैं, जिधर पवन चल रही है उसकी दिशा में ही बनते हैं। इस तरह से जो बनते हैं बालू का स्तूप, बालू के टीले, वो क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। पवनों की दिशा के लंबवत समकोण पर बनने वाले टीले, इनका विस्तार बीकानेर, रावतसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू में सर्वाधिक है। ये बहुत कम चांस होता है कि ये टीले कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये थोड़ा डीप प्रश्न हो जाता है। आप केवल इसका टाइप पता रख ले कि ये एक बालू का स्तूप का प्रकार है। तो अपन ने अभी अनुदैर्ध्य पढ़ा, अब दूसरा कौन सा प्रकार का बालू का टीला है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये किस प्रकार के होते हैं, इधर से पवन जा रही है और यहाँ सामने जो टीला बनता है यहाँ पर, ये बिल्कुल समकोण पर 90 डिग्री पर जो टीला बनता है वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। यानी बिल्कुल पवन के लंबवत या समकोण पर बनने वाले टीले क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनों की दिशा में बनते हैं वो तो अनुदैर्ध्य, और पवनों के बिल्कुल जो लंबवत बनते हैं या समकोण पर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, इनका अलग अलग पर्यायवाची नाम है, आपको सारे नाम याद रखने हैं, जो कि श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलते हैं। स्थानीय रूप में इन्हें धरियन, इन्हें क्या कहते हैं, धरियन भी कहते हैं, इनको बरखान भी कहते हैं, इनको बरछान भी कहते हैं, इनको स्थानांतरित बालू का स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। ये राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायक भी हैं। देखो कितने तरह से सवाल बन सकता है आपके। जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, तो ये पूछ सकता है आपसे सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप में आपको ऑप्शन में धरियन भी मिल सकता है, बरछान भी मिल सकता है, बरछान भी मिल सकता है, स्थानांतरित बालू का स्तूप भी मिल सकते हैं। यानी जो अपनी जगह बदलते रहते हैं, ऐसे बालू के टीले क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं धरियन, बरछान, बरखान या अर्धचंद्राकार या सर्वाधिक गतिशील या सर्वाधिक स्थानांतरित होने वाले टीले। ऐसे टीले सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार फसल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, मतलब हवा के कारण टीला आगे खिसक जाता है और फसल के ऊपर जाकर फैल जाता है, तो उससे पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये सर्वाधिक नुकसानदायक भी है। इसके पर्यायवाची सब नाम याद कर लेना। इनका विस्तार पालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, केवल इतना ही पूछा जाता है इनके प्रकार, लेकिन एक बार रीड आउट कर ले बस।
बरकान स्तूपों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलें व दलदली भूमि का निर्माण होता है। इस प्रकार निर्मित अस्थायी झीलें व प्लाया अस्थायी झीलें प्लाया व दलदली भूमि को टाट या रन कहते हैं। आपको मैंने बताया था वायु की रगड़ से जो गर्त बन जाते हैं, ऊपर बताया था मैंने, उनको ढांड कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जो अस्थायी झीलें बनती हैं, जो निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाता है, निम्न भूमि जो नीची होती है उसमें वर्षा का जल भर जाता है, और अस्थायी झीलें जो बनती है वो झीलें क्या कहलाती है? प्लाया झीलें कहलाती है। और अगर कोई दलदली भूमि है, जब अस्थायी झीलें बनती है उनका पानी सूखता है तो वहाँ दलदली भूमि भी बन जाती है। उस दलदली भूमि को क्या कहते हैं? टाट या रन कहते हैं। तो देखो, ढांड अलग चीज़ होगी। ढांड का मतलब क्या है? वायु की रगड़ से अगर गड्ढा बन गया तो वो ढांड है। अगर निम्न भूमि है, नीची भूमि है, जहाँ पर पानी भर गया है, तो वो क्या है? प्लाया झील है। और अगर निम्न भूमि या गर्त के अंदर पानी भर गया और वहाँ पर दलदल जैसी विशेषता पैदा हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दलदल वाली विशेषता को क्या बोलेंगे हम? टाट या रन बोलेंगे। तो सब चीज़ें अलग अलग है। प्लाया झील तो गर्त में पानी भरने से जो झील बनती है वो क्या कहलाता है? प्लाया झील। और उस पानी को संरक्षित करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? खड़ीन कहलाता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर इनको ही पूछता है, इनको बहुत अच्छे से समझ ले। इन ढांड अलग चीज़ है, टाट अलग चीज़ है, और प्लाया अलग चीज़ है, प्लाया झील अलग चीज़ है, और बालू का स्तूप जो मैं बता रहा हूँ वो अलग चीज़ है, और खड़ीन अलग चीज़ है। खड़ीन एक पानी को जल संरक्षण की एक विधि है। राजस्थान में के प्रमुख रन जैसलमेर में कनौड, ये पूछ सकते हैं, मैं ध्यान रखना। जैसलमेर में कनौड, बरमसर, भाकरी, पोकरण, ये सब कहाँ है? जैसलमेर में। जोधपुर में कौन कौन से? बाप। चूरू में कौन सा है? ताल छापर। बाड़मेर में कौन सा है? थोब। ये क्या है? ये सब टाट या रन के अलग अलग नाम है जो अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं। अब पैराबोलिक बालू का स्तूप भी इसी रूप में है। जब वायु एक दिशा से ना आकर विभिन्न दिशाओं से आती है तब इन स्तूपों का आकार तारे के समान हो जाता है, जिन्हें तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप भी एक बालू का स्तूप का प्रकार है, यानी तारे का स्टार की तरह जब एक बालू का स्तूप बन जाता है, एक स्टार की तरह बन जाता है, यानी इस तरह से अगर हम कहें, इस तरह से हम कहें, इस तरह से कुछ इस तरह से आकृति बन जाती है तारे के समान, तो वो तारा बालू का स्तूप है। और एक है पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये भी एक बालू का स्तूप का। आपसे पूछ लिया, बताइए पैराबोलिक रेगिस्तान में किसको कहते हैं, या पैराबोलिक एक प्रकार है किसका? तो वहाँ पर एक बालू का स्तूप का एक प्रकार है। तारा बालू का स्तूप एक प्रकार है। अर्धचंद्राकार या बरछान एक बालू का स्तूप है। तो ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ एक बालू का स्तूप है। ये बालू के टीलों के अलग अलग नाम हैं। इनके अतिरिक्त पैराबोलिक शब्र काफीज, इंसेलबर्ग, नेट बालू का स्तूप का विस्तार भी पाया जाता है। ये सब क्या है? नेट, इंसेलबर्ग, शब्र काफीज, पैराबोलिक, ये सब किसके नाम है? बालू का स्तूपों के नाम है। आपको अच्छे से याद करना है। अब कुछ ऐसा भी प्रदेश है जहाँ पर बालू का स्तूप बिल्कुल नहीं है, यानी जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। महान मरुस्थल के कुछ क्षेत्रों में बालू का स्तूपों का अभाव है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाते हैं। इस प्रदेश का विस्तार जैसलमेर की सम व पोकरण और जोधपुर की फलोदी तहसील के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जैसलमेर में सम और पोकरण और जोधपुर में फलोदी तहसील के दक्षिणी पश्चिम में पाया जाता है। जैसलमेर नगर जुरेसिक बालू का पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदानों पर स्थित है। इसी भाग में जैसलमेर के निकट सम गाँव, वेरी इंपॉर्टेंट, सम गाँव पूर्णतः वनस्पति रहित है, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है।
आकलगांव जीवावशेष पार्क स्थित है। आकलगांव में क्या है, जीवों का अवशेष, एक तरह का वहाँ पर पार्क है जीवों के अवशेषों का। ये तो था महान मरुस्थल, और उसमें जो अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप हमने देखे वो थे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप एक दो बार रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें हमने दो भाग देखे, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अभी हम शुष्क मरुस्थल पर चर्चा कर रहे हैं। शुष्क मरुस्थल में भी हमने किस पे चर्चा करी, विभिन्न प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, या फिर प्लाया झीलें पाई जाती है, या फिर खड़ीन जो जल संरक्षण की विधि है उस पर हमने चर्चा करी है। अब है पथरीला मरुस्थल, यानी हमने पहले शुष्क मरुस्थल में महान मरुस्थल पढ़ा जिसको हम स्थानीय भाषा में इर्ग कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पथरीला मरुस्थल जिसको स्थानीय भाषा में हम्मादा कहते हैं। इसे बीकानेर के जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में पत्थरों, चट्टानों और पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में अधिक मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट मिश्रित मरुस्थल। तो मिश्रित मरुस्थल जो है, इस प्रकार के मरुस्थल में रेत के कणों के साथ चट्टानों के विखंडित कण मिलते हैं। इसका स्थानीय नाम रेग है। तो ध्यान रखना है, रेग किसको बोल रहे हैं, मिश्रित मरुस्थल को। हम्मादा किसको बोल रहे हैं, पथरीले मरुस्थल को। और इर्ग किसको बोल रहे हैं, रेतीले मरुस्थल को। तीनों मरुस्थल के अलग अलग नाम हैं स्थानीय भाषा में। आपको मिलान करने में पूछ सकते हैं, एक तरफ रेग दे दिया, एक तरफ इर्ग दे दिया, एक तरफ हम्मादा दे दिया, एक तरफ इनके नाम दे दिए मिश्रित मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। तो आपको मिलान करना पड़ेगा कि पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहता है तो हम्मादा से मिलान करना पड़ेगा। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। ये तो था अपना पहला भाग यानी शुष्क प्रदेश। अब है अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क जो मैदान है, एक बार मैं आपको नक्शा बता देता हूँ ताकि आपके थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नक्शा आपको बता देता हूँ मैं अच्छे से, जिससे आप एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा अपना नक्शा, इसमें बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। देखो अपन अभी पढ़ रहे हैं ये वाला भाग, सॉरी ये वाला भाग पढ़ रहे हैं अपन, ये वाला भाग, ये वाला पूरा भाग हम पढ़ रहे हैं। ये इसमें हम अभी केवल इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे, इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, और इसको बोल रहे हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के तीन भाग है, महान या रेतीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल और एक मिश्रित मरुस्थल। और जो महान या रेतीला मरुस्थल है उसको हम इर्ग कहते हैं, और उसमें बहुत सारे बालू के टीले पाए जाते हैं जिनके अलग अलग प्रकार हमने देखे। और उसमें कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो बालू का स्तूप से मुक्त है, वो है ये वाला क्षेत्र, ये भी आप नक्शे पे देख पा रहे हो। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब अर्ध शुष्क यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो पहला भाग था शुष्क मरुस्थल, वो तो हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं, चार भाग है। एक तो गग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये चार भाग है। ये अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उसके भाग है। अर्ध शुष्क जो मैदान है मरुस्थल का, जो मैदानी भाग है, अर्ध शुष्क मरुस्थल मैदानी भाग वो है, तो वो उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो 50 सेंटीमीटर यहाँ पर ये जो रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो पूरे राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, यहाँ से ये यहाँ से निकल रही है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पूरे राजस्थान को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है। ये एग्ज़ाम में कितनी ही बार पूछा गया है। इसको 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा जो है शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हम राजस्थान के चार भाग बताए थे मैंने। पहला भाग ये जो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, तीसरा भाग पूर्वी मैदानी भाग, चौथा भाग
जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये 4 भाग है। इन चारों को हम पढ़ रहे हैं। चारों में से हमने अभी पहला पढ़ रहे हैं। पहले में भी हमने क्या पढ़ा है? शुष्क पढ़ा है। अब हम अर्ध शुष्क पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक की क्लियर है बात? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल हम शुरू करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उसको हम शुरू करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये रहा अर्ध शुष्क मरुस्थल। राजस्थान का बांगर, इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? बांगर भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला एवं शुष्क मरुस्थल के मध्य स्थित क्षेत्र, ये शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है। इसे संक्रमणीय अथवा परिवर्तित जलवायु प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ये क्षेत्र शुष्क प्रदेश से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से विभाजित होता है। इसे 4 विभागों में बांटा जा सकता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है अर्ध शुष्क को। एक तो गग्गर का मैदान, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में विस्तृत मैदानी भाग है। गग्गर के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली या पाट कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गग्गर के तल को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में नाली या पाट कहते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र समतल मैदानी भाग है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से ये क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र वन बन गया। लगातार सिंचाई के कारण इस क्षेत्र में जल भराव, क्षारीयता और श्रम की समस्या अधिक है। आपसे पूछ सकते हैं क्षारीयता की समस्या या श्रम की समस्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये गग्गर के मैदान में, क्योंकि यहाँ सिंचाई अधिक होती है। अब दूसरा भाग नागौरी उच्च प्रदेश। नागौरी उच्च प्रदेश ये रहा आपका। नागौर जिले में विस्तृत इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अंतःप्रवाही है। यहाँ पर निम्न स्थलों और गर्तों में वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलों का निर्माण होता है, जिनमें नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ माइका शिष्ट नमकीन चट्टानें हैं, जिनमें केशाकर्षण पत्ती से नमक सतह पर आ जाता है। केशाकर्षण आप साइंस में पढ़ते हो। केशाकर्षण का मतलब ऊपर जो नमक का जो खारापन है वो ऊपर की ओर खींचा चला आता है। ये साइंस में केशाकर्षण विधि आप देखना जाके। उसके बाद में सोडियम तत्व की अधिकता के कारण ये बंजर व रेतीला प्रदेश है। इस क्षेत्र के अजमेर जिले के निकटवर्ती प्रदेश में फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के पानी पीने से कुबड़ निकल जाती है। इसलिए नागौर और अजमेर को बाकी पट्टी अथवा कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ये आरएस मेंस में भी पूछा गया है और कई एग्जामों में रिपीट हुआ है कि कुबड़ पट्टी क्या है। तो कुबड़ पट्टी या बाकी पट्टी क्या है? अजमेर और नागौर जिले में जो फ्लोराइड की अधिकता के कारण पानी पीने से कुबड़ निकल जाती है, उसको हम एक टेक्निकल भाषा का नाम दिया गया, उसको क्या कहा जाता है? बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र जो आपके बांगड़ प्रदेश है। बांगर अलग था। बांगर तो पूरे अर्धशुष्क मरुस्थल को कह रहे हैं, और बांगड़ किसको कह रहे हैं? शेखावाटी क्षेत्र को कह रहे हैं हम। शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू को शेखावाटी कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो इसका विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू में यहाँ की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू टीलों द्वारा परिलक्षित है। यह क्षेत्र भी संक्रमित अंतःप्रवाही है। इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जल प्रवाहित हेतु मिट्टी के कच्चे अथवा पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, जिन्हें स्थानीय नाम में जोहड़ या नाडा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जोहड़ और नाडा क्या है? शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थानीय जो भाषा में कच्चे पक्के कुएं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जोहड़ या नाडा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जोहड़ नाडा शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं होते हैं उनको कहते हैं। अब एक गोडवाड़ प्रदेश। लूनी जवाई बेसिन को हम क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। लूनी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र, इसका विस्तार पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर, नागौर के दक्षिणी भाग में है। इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन है। इसका विस्तार मैदानी भाग समतल प्राचीन कापीय मैदान है, जो संपूर्ण बेसिन के 47.41% भाग
को घेरता है। ये हो गया अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक बार फिर मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ और इसके आगे वाला जो भाग है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मैप में ले चलता हूँ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी समझ में नहीं आया मैं वापस समझा रहा हूँ शॉर्ट में। हमने पढ़ा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भाग नंबर 1। उसके कितने भाग थे? 2 भाग थे, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। इस शुष्क मरुस्थल के कितने भाग थे? इस शुष्क मरुस्थल के भी 3 भाग थे। कौन कौन से? महान मरुस्थल जिसको हम ईर्ग कह रहे हैं या रेतीला मरुस्थल कह रहे हैं, हम्मादा मरुस्थल जिसको हम क्या कह रहे हैं, हम्मादा मरुस्थल यानी जिसको हम पथरीला मरुस्थल कह रहे हैं, और तीसरा जिसको हम बोल रहे हैं क्या, मिश्रित मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं रेग, स्थानीय भाषा में रेग। और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसके भी 4 भाग हैं। उसके कितने? 4। इसके कितने थे? 3। इसके कौन से अर्ध शुष्क? गग्गर का बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन। अब मैप में अगर आप इसको समझना चाहोगे तो देखो, जो हमने भाग 1 पढ़ा वो ये है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पूरा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। इसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा तो ये जिसको हमने क्या बोला है, शुष्क मरुस्थल, ये वाला हिस्सा शुष्क मरुस्थल। एक ये हिस्सा अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये वाला हिस्सा। यानी ये वाला हिस्सा जो मैं लाइन घुमा रहा हूँ ये अर्ध शुष्क है पूरा, और ये वाला जो है वो शुष्क मरुस्थल है। इस शुष्क मरुस्थल के 3 भाग है, अर्ध शुष्क के कितने हैं? 4 भाग हैं। ठीक है। और फिर इस शुष्क मरुस्थल में ही हमने क्या देखा था, जो शुष्क मरुस्थल है उसमें ही हमने क्या देखा था कि जो शुष्क मरुस्थल है उसके अंदर हमने 3 भाग देखे। उसमें से महान या रेतीला मरुस्थल जिसको स्थानीय भाषा में ईर्ग कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और बालू का स्तूपों के अलग अलग प्रकार हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर हमने एक पढ़ा था कि जो गर्त बन जाते हैं उन गर्तों के अंदर पानी भर जाता है, उनको प्लाया जिले बोलते हैं। पानी को संरक्षित करने की विधि को खड़ीन बोलते हैं। ठीक है। और ढांड, ढांड जो है वो क्या है, वायु की रगड़ से जो गर्त बन जाता है उसको ढांड बोलते हैं। और जो पानी के बाद में जो दलदली भूमि बन जाती है, निम्न भूमि, निचली जो भूमि होती है उसमें पानी के बाद दलदली भूमि बन जाती है, उसको हम टाट या रन कहते हैं। लंबा वीडियो हो गया है लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी इस वीडियो में, और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। यहाँ से सवाल तो निश्चित रूप से आना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन आपके काम की चीज़ें हैं सारी, इसको बार बार रिवीजन करें। आपके ये भौतिक प्रदेश है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो लंबा खिंच गया है, कोई इशू नहीं है। अगले वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला पढ़ लेंगे, अरावली पर्वतमाला, फिर अपन पूर्वी मैदानी भाग, और फिर हाड़ौती का पठार। यानी हमने राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश पूरा कर लिया है 2 वीडियो में। अगले वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको तीनों प्रदेश करा दूं, या कम से कम 2 प्रदेश तो कराऊं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, स्किप नहीं करें। और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड की कंप्लीट जानकारी, सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी आदि सब बातों पर, सेकंड ग्रेड का हिंदी में सिलेबस आदि पर, सब पर वीडियो बनाया गया है। आप पुराने वीडियो जाके देखें तो आपको सब बातों पे आपको वीडियो बने हुए मिलेंगी। तो आज की वीडियो को इतना ही करते हैं, और इसी बात को कहकर मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में धन्यवाद। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं राजस्थान जी के आपका कंप्लीट करा दूंगा। इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्योंकि देखो, जो
कल वाला जो वीडियो था तो उसमें फीडबैक अच्छा आया है, तो इस पे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।